नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कैनेडेस क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। हमारा यूट्यूब चैनल पर एक दूसरा चैप्टर चल रहा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने पढ़ लिया था आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण, या हम कहें कि मिलिकल लेनार्ड जो प्रयोग है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उसके आगे का टॉपिक, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता या असफलता के कारण, कि वो कौन से कारण रहे कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है वो नहीं कर पाया था, या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या केवल कणीय सिद्धांत द्वारा ही की जाती है, तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जाती। उसका कारण आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है इसमें। पहला पॉइंट है आपका कि अगर हम लोग देखते हैं कणीय सिद्धांत के अनुसार, कि जैसे ये कोई धातु हो गई या कोई पदार्थ हो गया, इसके ऊपर अगर कणीय प्रकृति के अनुसार प्रकाश आपतित कराया जाता है, कणीय प्रकृति के अनुसार अगर इसके ऊपर प्रकाश आपतित कराया जाता है, या हम कहें कि इसके ऊपर जब फोटोन का आपतित कराया जाता है, तो इस वस्तु से या धातु से इलेक्ट्रॉन का जो निष्कासन होता है, उस इलेक्ट्रॉन के निष्कासन होने में और प्रकाश के आपतन होने में, प्रकाश के या फोटोन के आपतन होने में यानी कि गिरने में, और वहां से वस्तु से या धातु से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में जो समय लगता है, या हम कहें कि जो समय पश्चाता होती है, वो कितनी होती है? 0 होती है। कणीय प्रकृति के अनुसार हम लोग बात करें कि कणीय प्रकृति के अनुसार जब किसी वस्तु धातु पर प्रकाश या फोटोन का आपतन कराया जाता है, तो उससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, अर्थात इस क्रिया में समय पश्चाता कितनी होती है? 0 होती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखते हैं तरंग प्रकृति के अनुसार, कि वस्तु या धातु है और अगर इसके ऊपर हम प्रकाश आपतित कराएंगे, किसके अनुसार? तरंग प्रकृति के अनुसार। तो तरंग प्रकृति के अनुसार जब किसी वस्तु या धातु पर प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो ये प्रकाश सर्वप्रथम इस धातु पर एक समान रूप से वितरित होता है। सर्वप्रथम यह प्रकाश इस वस्तु या धातु पर एक समान रूप से वितरित होता है, बढ़ता है, फैलता है इसके ऊपर। तत्पश्चात उसके बाद इससे इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? निष्कासन करता है। यानी कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि तरंग प्रकृति के अनुसार जब पहले प्रकाश वस्तु पर आपतित होता है, तो पहले इसके ऊपर फैलेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा। यानी कि इस क्रिया में जो समय पश्चाता होती है उसका मान 0 नहीं हो पाता है, इसमें कुछ समय लग जाता है। जबकि ये प्रयोगों के अनुसार देखा गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो क्रिया होती है उसको पूर्ण होने में, मतलब प्रकाश के आपतन होने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में लगभग 10⁻⁻⁹ सेकंड या उससे कम समय लगता है। यानी एक तरीके से बहुत अल्प हो गया, बिल्कुल। यानी कि समय पश्चात लगभग कितनी हो रही है आपके पास में? 0 हो रही है, बहुत कम हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में और प्रकाश के गिरने में समय पश्चात कितनी आनी चाहिए थी? 0 आती है, लेकिन तरंग प्रकृति में 0 नहीं आती है। इसलिए तरंग सिद्धांत इस घटना को समझाने में क्या रहा? असफल रहा। तो ये पहला पॉइंट हुआ अपना। सेकंड पॉइंट आप समझिएगा कि कणीय प्रकृति के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, तो कणीय प्रकृति के अनुसार हमने देखा कि इस वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इसका जैसे कार्यफलन है फाई, तो इसके ऊपर अगर हमने ऊर्जा गिराई, कितनी? फोटोन या प्रकाश की ऊर्जा है कैपिटल E, तो इलेक्ट्रॉन के निष्कासन तभी होगा कि जब E का मान जो है वो फाई से क्या होगा? अधिक होगा। या हम कहें E का फॉर्मूला h𝛎 इज ग्रेटर देन h𝛎 नॉट, या यहाँ से μ इज ग्रेटर देन μ नॉट। यानी कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन केवल कब संभव है? जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान उसकी देहली आवृत्ति, वस्तु या धातु की देहली आवृत्ति से क्या हो? अधिक हो या उसके बराबर हो। अधिक हो या उसके बराबर हो, तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। यानी कि धातु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? सर, प्रकाश की आवृत्ति जिम्मेदार होती है। कौन जिम्मेदार होती है? प्रकाश की आवृत्ति। कि प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति के मान के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। लेकिन तरंग प्रकृति के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, तो वहां पर एक फॉर्मूला है I = कैपिटल E अपॉन A × T। ठीक है, I है आपके पास में तीव्रता,
आई क्या है, इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश की तीव्रता, और ई है उसकी ऊर्जा। ई क्या है, उसकी ऊर्जा। तो यहां तो क्या था कि ऊर्जा पर्याप्त किससे होगी भाई, आवर्ती से होगी। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ ऊर्जा जो है वो किससे डिपेंड कर रही है, तीव्रता पर। यानी कि अगर मैं ऊर्जा निकालूंगा तो आई ए इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी कि तीव्रता अगर हम बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा। यानी कि पर्याप्त ऊर्जा जो होगी वो किससे हो जाएगी, यहाँ पर तीव्रता से हो जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ तो आवर्ती का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की आपको किसकी आवश्यकता होती है, पर्याप्त ऊर्जा की। कि ऊर्जा जो है वो कार्यफलन के मान से क्या होनी चाहिए, बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो किससे हो रही थी, वो आवर्ती से। जबकि तरंग प्रकृति के अनुसार क्या हो रही है कि जो ऊर्जा है ये पर्याप्त किससे हो रही है, तीव्रता से हो रही है। कितनी तीव्रता बढ़ाइए ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर कौन जिम्मेदार है, तीव्रता। भले दहलीय आवृत्ति भले प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, भले प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, इसका मतलब कि पर्याप्त तीव्रता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जबकि प्रयोगों के अनुसार ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है कि प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति के मान से क्या होना चाहिए, बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। तीव्रता से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता है। तो इस तरीके से ये सेकंड पॉइंट हुआ आपका कि तरंग प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने के लिए उसकी तीव्रता पर्याप्त होनी चाहिए, भले दहलीय आवृत्ति कुछ भी हो, भले प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो। जबकि प्रयोगों के अनुसार हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति के मान से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए। तो यह हमारा सेकंड पॉइंट हुआ, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो तीव्रता तरंग सिद्धांत के अनुसार I बराबर कैपिटल E अपॉन A इंटू टी जो फॉर्मूला है, यहाँ हम देखेंगे कि जो E है ये बराबर होगा I A इंटू टी के। कि अगर तीव्रता बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और ऊर्जा अगर बढ़ती है तो आप पढ़ के आए हो कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। जबकि प्रयोगों के अनुसार हमने देखा था मिलिकन लेनार्ड प्रयोग में, उसमें देखा था हमने कि जो गतिज ऊर्जा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की वो आवर्ती पर निर्भर करती है, ना कि तीव्रता पर। तो ये हमारी कमी हो गई तरंग सिद्धांत की, कि तरंग सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, जबकि किस पर करनी चाहिए थी, आवर्ती पर निर्भर करनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहीं से आगे बढ़ाते हैं कि तीव्रता अगर बढ़ाओगे ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने देखा था निरोधी विभव द्वारा किए गए कार्य के बराबर आई थी। तो यहाँ से अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो निरोधी विभव का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि निरोधी विभव का जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर कर रहा है। जबकि वास्तव में ऐसा प्रयोगों के अनुसार नहीं हुआ था। क्या हुआ था कि निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कह सकते हो कि तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया में तरंग सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान तीव्रता पर निर्भर करता है, जो कि संभव नहीं है। और वही क्या लिखोगे कि तरंग सिद्धांत के अनुसार जो निरोधी विभव का मान होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया में जो निरोधी विभव का मान होता है वो किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है। जबकि किस पर करना चाहिए था, आवर्ती पर निर्भर करना चाहिए था। क्योंकि प्रयोगों के अनुसार हमने देखा था कि निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इस तरीके से 4 पॉइंट आपके हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता या असफलता के कारण। पहला समय पश्चाता, दूसरा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन के लिए आवर्ती जिम्मेदार होती है, जबकि तरंग सिद्धांत के अनुसार कौन जिम्मेदार हो रहा था, तीव्रता, जो कि गलत है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, लेकिन तरंग सिद्धांत के अनुसार वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर कर रही थी। वहीं चौथा पॉइंट हम देखें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया में जो निरोधी विभव का मान होता है वो प्रयोगों से हमें ज्ञात हुआ था कि आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर ज्ञात हो रहा है तरंग सिद्धांत के अनुसार कि वो तीव्रता पर निर्भर करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरीके से 4 पॉइंट ये डिसाइड करते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया को समझाने में तरंग सिद्धांत असफल रहा। ठीक है।